हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस देखेंगे और साइंस में हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। और इस वीडियो में हम अम्ल क्षारक एवं लवण का जो चैप्टर है सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरा वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस चैप्टर को समझने के लिए। साथ ही साथ आपको यह भी बता देते हैं कि इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में समाप्त कर रहे हैं। यानी कि एक ही वीडियो होगा इस चैप्टर का और आपको पास फुल कंसेप्ट होगा, फुल चैप्टर का मटेरियल होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का पहला सवाल। देखिए पहला सवाल चैप्टर से ही लिया गया है कि अम्ल क्या है। सबसे पहले हम अम्ल को समझेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैसे यौगिक जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तथा जो जलीय घोलों में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उसे अम्ल कहते हैं। देखिए यहाँ पर सीधा सीधी बताया गया है कि ऐसा यौगिक, ऐसा जलीय यौगिक भी बोल सकते हैं आप, ऐसा यौगिक जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु रहता है। मान के चलिए कोई एक यौगिक है जिसके अंदर में हाइड्रोजन परमाणु तो है लेकिन विस्थापनशील नहीं है, मतलब कि वो दूसरे यौगिकों में या दूसरे तत्वों में नहीं जा सकता है, तो उसे हम लोग अम्ल नहीं बोलेंगे। अम्ल केवल उन्हीं यौगिकों को बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन आयन है और वो हाइड्रोजन आयन विस्थापनशील है, मतलब कि किसी दूसरे तत्व के पास जा सकते हैं। ठीक है। फिर क्या क्या गया है, जो जलीय घोलों में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, मतलब कि अगर किसी विलयन को जल में घोल रहे हैं तो वहाँ पर वो H+ आयन प्रदान करना चाहिए, तभी हम उसको अम्ल बोलेंगे। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है। उदाहरण क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अम्ल के गुणधर्म। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में क्या पूछा गया है, अम्ल के गुणधर्म। ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहला नंबर में क्या है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। देखिए अम्ल जो होता है उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा। ठीक है। दूसरा क्या है, शुद्ध अम्ल रंगहीन होते हैं। देखिए जो शुद्ध अम्ल रहेगा वो रंगहीन, यानी कि उसका कोई रंग नहीं होता है। तीसरा, सभी अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। देखिए जितना भी अम्ल होता है सभी अम्ल जल में घुलनशील, यानी कि जल में घुल जाते हैं। चौथा देखिए क्या है, अम्ल का गंध अत्यंत तीव्र होता है। अम्ल का जो गंध होता है वो अत्यंत तीव्र, यानी कि जैसे हम लोग उसका गंध लेंगे हम लोग को अजीब सा महसूस होगा। ठीक है ना, नाक नाक में चुभन महसूस होगा। आगे क्या है, सभी अम्ल संक्षारक होते हैं, यानी कि जितना भी अम्ल होता है वो सभी धातुओं को संक्षारित कर देता है। आगे देखिए क्या है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इस प्रकार से हम अम्ल का गुणधर्म देखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है अम्ल के प्रकार। तो अब हम समझेंगे कि अम्ल कितना प्रकार का होता है। ठीक है। चलिए देखिए अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है ना। चलिए पहला क्या है, खनिज अम्ल। अब खनिज अम्ल का हम लोग समझते हैं परिभाषा और उदाहरण। कह रहा है वैसे अम्ल जो भूप्रकृति से प्राप्त खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें खनिज अम्ल कहा जाता है। देखिए खनिज अम्ल किसको कहते हैं, वैसा अम्ल जो कि खनिज से प्राप्त किया जाता है। सिंपल सा बात है, अगर खनिज अम्ल है तो वैसा अम्ल रहेगा खनिज अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होगा। और खनिज में कहाँ मिलता है, तो भूप्रकृति से, यानी कि वैसा अम्ल जो भूप्रकृति से प्राप्त होने वाले खनिजों से प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं खनिज अम्ल। फिर क्या कहा गया है, यह प्रबल अम्ल होते हैं। देखिए ये जो अम्ल होते हैं ये प्रबल यानी कि मजबूत अम्ल होते हैं जिसमें कि H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि। ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग कार्बनिक अम्ल। चलिए इसका परिभाषा और उदाहरण समझते हैं। क्या है, कार्बनिक अम्ल। ठीक है। वैसे अम्ल जो वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। यह अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। चलिए इसको अब समझते हैं। क्या कह रहा है कि वैसा अम्ल जो या तो वनस्पति से प्राप्त होगा, वनस्पति मतलब जैसे पत्ता से, या तो फिर किसी भी चीज़ के, किसी भी पौधा के फल से, ठीक है ना, उस सब से प्राप्त होगा, या तो कोई जीव जंतु से प्राप्त होगा जैसे चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, इन सभी से प्राप्त होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। ठीक है ना, जो वनस्पति से या तो फिर जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उसको कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। और ये जो कार्बनिक अम्ल होता है ये दुर्बल अम्ल होता है। दुर्बल मतलब कमजोर, जिसमें H+ आयन की सांद्रता कम होती है। ठीक है, जैसे कि सैट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल आदि। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ कार्बनिक अम्लों के नाम और उनके स्रोत, यानी कि कौन कौन सा कार्बनिक अम्ल किस किस चीज़ में पाया जाता है। तो सबसे पहला देखिए एसिटिक अम्ल, जो किस में पाया जाता है, सिरका में। ठीक है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू और नारंगी में। टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में। मैलिक अम्ल सेब में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और अमरूद में। लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध दही में।
चलिए आगे फिर देखते हैं। आगे है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना, किसमें पाया जाता है? चींटी तथा मधुमक्खी के डंक में। फिर है ऑलिक अम्ल जो कहाँ पाया जाता है? जैतून का तेल में। फिर है ब्यूट्रिक अम्ल जो कहाँ पाया जाता है? मक्खन में। इस प्रकार से हम कार्बनिक अम्ल का नाम और स्रोत देखे हैं। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है? क्षारक क्या है, ठीक है ना, जिसको अंग्रेजी में बेस बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम उत्तर देखते हैं, ठीक है। क्षारक का क्या कह रहा है कि वैसे यौगिक जो जलीय घोलों में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं उन्हें क्षारक कहा जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। चलिए अब समझते हैं क्षारक को। देखिए क्षारक किसको बोलते हैं? तो ऐसा यौगिक जो जब जल में घुलेगा, ठीक है, जब उसको जल में घोला जाएगा तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस आयन देगा। क्या आयन देगा? OH माइनस आयन प्रदान करेगा, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्षारक। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि, ठीक है ना। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज को हम समझ लेते हैं, अम्ल और क्षारक की पहचान। कि हम एक बार अगर देखेंगे किसी यौगिक को जो कि संकेत के रूप में लिखा हुआ होगा तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है? तो सबसे पहले आपको दो चीज याद रखना है कि जो अम्ल होगा उसके पहले H लिखा होगा, ठीक है ना। जो भी चीज रहेगा जैसे कि H2SO4, ठीक है ना, देखिए इसमें पहले पहले H लिखा हुआ है यानी कि ये अम्ल है। इसी प्रकार से HNO3, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर भी H पहले लिखा हुआ है यानी कि ये अम्ल है। उसी प्रकार से HCl, यहाँ पर भी देखिए H पहले लिखा हुआ है यानी कि ये अम्ल है। कहने का मतलब है जिस भी यौगिक का नाम में आपको H पहले लिखा हुआ मिलेगा उसको बोलते हैं अम्ल, ठीक है ना। उसी तरह से क्षारक को कैसे पहचाने? अंत में इसका OH लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा रहेगा? OH। जैसे कि देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ठीक है। फिर दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। यानी कि लास्ट में जब आपको OH का लिखा हुआ दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि वो चीज़ क्षारक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है? क्षारक का गुणधर्म, ठीक है ना। चलिए पहला गुणधर्म क्या है? क्षारक रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। इसका मतलब है कि क्षारक का न ही कोई रंग होता है और न ही कोई गंध होता है, ठीक है। इसका रंग और गंध नहीं होता है। किसका? तो क्षारक का। चलिए दूसरा क्या है? इसका स्वाद अत्यंत कड़वा होता है। देखिए जो क्षारक होता है उसका जो स्वाद है बहुत अधिक कड़वा होता है यानी कि तीखा होता है, ठीक है। चलिए आगे क्या दिया है? इसका जलीय विलयन चिकना होता है, ठीक है। यानी कि जो क्षारक है उसको जब आप जल में घोलेंगे तो जिस प्रकार से साबुन का घोल चिकना होता है उसी प्रकार से उसका भी चिकना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है? इसका जलीय विलयन त्वचा को हानि पहुंचाती है। देखिए जो क्षारक है उसका जो जलीय विलयन है वह त्वचा को हानि पहुंचाती है यानी कि उससे त्वचा खराब होता है। फिर आगे क्या है? यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, जो कि क्षारक का सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म है कि जो क्षारक होगा वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट में क्या है वो देखते हैं। क्या है? लवण किसे कहते हैं? उदाहरण दें। अब हम लोग लवण के बारे में समझेंगे, ठीक है। अम्ल समझ लिए, क्षारक समझ लिए, अब लवण। चलिए आंसर क्या कहता है कि अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उदासीन पदार्थ को लवण कहा जाता है। देखिए जब अम्ल तथा क्षारक दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करता है, ठीक है ना, यानी कि अभिकारक के रूप में अम्ल और क्षारक रहता है, ठीक है। अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के बाद जो उदासीन पदार्थ बनता है उसी पदार्थ को लवण कहा जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए NaOH है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है और H2SO4 है। H2SO4 एक अम्ल है। जब दोनों अभिक्रिया करता है तो एरोदेन के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है? Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस H2O यानी कि जल। तो देखिए ये जो पदार्थ है सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 ये उदासीन पदार्थ है और यही है लवण, ठीक है। इधर क्षारक और अम्ल दोनों अभिक्रिया किया और उदासीन पदार्थ लवण बनाया, ठीक है ना। चलिए ये तो आप समझ गए होंगे कि लवण किसको बोलते हैं। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिटमस क्या है, ठीक है ना। लिटमस पत्र भी हो सकता है, लिटमस विलियन भी हो सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है। लिटमस हमें किसी विलियन की प्रकृति जानने में सहायता करता है। देखिए लिटमस क्या है? तो सिंपल सा बात है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। सूचक किसको बोलते हैं? जो सूचना देता है यानी कि किसी विलियन के बारे में बताता है, ठीक है ना, किसी चीज़ के बारे में बताता है। तो लिटमस क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। ऐसा सूचक जिसको बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। ये प्राकृतिक है और ये किससे प्राप्त होता है? तो थैलोफाइटा समूह का जो लाइकेन पौधा होता है उसी से प्राप्त किया जाता है लिटमस, ठीक है ना। और लिटमस हमें क्या जानने में सहायता करता है? तो कोई भी विलयन अम्लीय है कि क्षारकीय यानी कि उसका प्रकृति जानने में सहायता करता है, ठीक है।
और आप जानते होंगे कि जो अम्ल होता है वो नीला लिटमस को लाल करता है और जो क्षारक होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला पॉइंट 8 नंबर, ठीक है ना। 8 नंबर में क्या है, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। देखिए जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो किस चीज़ का निर्माण होगा, यही हम लोग को सीखना है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लगभग सभी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। यानी कि जितना भी धातु है उसमें से सभी धातु, एक दो को छोड़ करके सभी धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। यहाँ नीचे उदाहरण में देखिए Na लिखे, Na मतलब धातु, ठीक है, और HCl मतलब अम्ल। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो एरोदेन के बाद देखिए क्या बना हुआ है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है, और हाइड्रोजन गैस यानी कि H2, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। यानी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट दोनों अलग अलग चीज़ है। तो जब धातु कार्बोनेट अभिक्रिया करेगा अम्ल से तो क्या होगा, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट करेगा तब क्या होगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। देखिए क्या कहा गया है कि चाहे वो धातु कार्बोनेट हो या तो फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमेशा तीन चीज़ का निर्माण होगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल नीचे देख लेते हैं धातु कार्बोनेट का, ठीक है ना। क्या है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट मतलब कि धातु कार्बोनेट, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। यानी कि ये अम्ल हुआ, तो दोनों जब अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट जो कि एक लवण है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और H2 यानी कि जल का निर्माण किया। तो इस प्रकार से 9 नंबर क्लियर है। चलिए अब आगे जाते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया। यानी कि कोई भी धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है, लगभग सभी धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर उत्पाद के रूप में लवण एवं जल का निर्माण करती है। देखिए कह रहा है कि जितना भी धातु ऑक्साइड है, ठीक है ना, उसमें से अधिकतर धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल का निर्माण करती है, ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे लिखें, देखिए CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब दोनों अभिक्रिया किया है तो एरोदेन, एरो के बाद क्या क्या बना है, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और H2 यानी कि जल, ठीक है। जल कितना ग्राम है, 1.23 ग्राम, ठीक है ना। इस प्रकार से धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है, पीएच स्केल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पीएच का फुल फॉर्म समझ लीजिए। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या इसी को कभी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है, वो भी सही है। तो चलिए इसका अब आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विकसित की गई स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है। देखिए बहुत ही सिंपल परिभाषा लिखाए हैं कि किसी भी विलयन में, कोई भी मान के चलिए कि विलयन है, चाहे वो नींबू का रस हो या तो फिर इमली पानी हो या तो दूध हो या चाय हो, कोई भी विलयन हो, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोजन का मात्रा, ठीक है ना, H+ की मात्रा कितना संख्या में उपस्थित है उसको ज्ञात करने के लिए, उसको समझने के लिए एक ऐसा स्केल बनाया गया जिससे उसको समझा जा सकता है, तो उसी को बोलते हैं पीएच स्केल। सिंपल मानने में अगर बात किया जाए तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करता है यानी कि नापता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका डिटेल समझते हैं। देखिए आप पिक्चर में देख रहे होंगे, यही है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक की संख्याएं अंकित होती है, 0 से 14 तक की संख्याएं, ठीक है। अब समझते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेकर के 6 तक है, कहाँ तक, 0 से लेकर के 6 तक, तो वो जो पदार्थ रहेगा वो अम्लीय रहेगा, वो जो विलयन रहेगा वो अम्लीय रहेगा, ठीक है। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 आ जा रहा है, तो 7 जिसका आएगा वो विलयन ना ही अम्ल रहेगा, ना ही कुछ और, ना ही क्षारक की रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल मतलब उदासीन रहेगा। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 8 से 14 तक के बीच में कहीं भी आता है, तो वो जो विलयन होगा, वो जो पदार्थ होगा वो क्षारकीय होगा। आप यहाँ पे समझ गए होंगे, 0 से 6 तक रहता है अम्लीय, 8 से 14 तक रहता है क्षारकीय, और अगर 7 किसी विलयन का पीएच मान है तो वो रहेगा उदासीन यानी कि न्यूट्रल, ठीक है। इस प्रकार से आप पीएच स्केल को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की परिभाषा लिखें। यानी कि अब हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का परिभाषा लिखेंगे और समझेंगे कि किसे कहते हैं प्रबल और दुर्बल अम्ल। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, सबसे पहले दिया है प्रबल अम्ल। क्या है, वैसे अम्ल जिसमें अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। यानी कि वैसा अम्ल जिसमें बहुत अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग प्रबल अम्ल। जैसे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल आदि। यानी कि अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल रहेगा, ये सब प्रबल अम्ल है, यानी कि मजबूत, जिसमें बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में क्या है, वैसे अम्ल जिसमें बहुत कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। यानी कि ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन बहुत कम संख्या में उपस्थित होता है, या तो फिर बोल सकते हैं उत्पन्न होता है, उसे हम लोग बोलते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, जैसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि। इसमें एक ही को उदाहरण लिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिर्फ। ठीक है, और भी होता है। तो इतना तो हो गया, 12 नंबर तक आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, अम्लीय वर्षा क्या है। ठीक है, उसके बाद इसका हानि भी देखेंगे। सबसे पहले हम अम्लीय वर्षा का अर्थ समझ लेते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है परिभाषा, उसको पहले पढ़ लेते हैं। विभिन्न उद्योगों से उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अम्लीय गैसें जब वायुमंडल में उपस्थित वर्षा जल के साथ मिलती है तो वर्षा का पीएच मान 5.6 से घट जाता है या कम हो जाता है, तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। देखिए अम्ल वर्षा का बहुत ही सरल परिभाषा लिखे हैं। आप लोग फैक्ट्री देखे होंगे, मतलब उद्योग देखे होंगे। जब उद्योग को चलाया जाता है तो उद्योग से बहुत ही मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर का डाइऑक्साइड जैसे गैस निकलता है, और ये सब जो गैसें हैं ये अम्लीय गैसें हैं। ठीक है, जब ये गैसें निकलती है तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में पहुंचती है, और इसे समझने के लिए आपको बादल के निर्माण को समझना होगा। ठीक है, देखिए जब जलवाष्प विभिन्न जल स्रोतों से वाष्पीकृत होकर ऊपर उठती है तो ये जो अम्लीय गैसें हैं उन जलवाष्प के साथ मिल जाता है। ठीक है ना, जलवाष्प जो रहता है वो, और जो अम्लीय गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वो दोनों मिल जाता है। तो मिलने से जब बादल बनता है उसका जो पीएच मान है वो घट जाता है, 5.6 से कम हो जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण जो प्रकृति है उस पानी का वो अम्लीय हो जाता है। और जब ये अम्लीय वर्षा, यानी कि जब ये अम्ल वाला बादल पानी के रूप में गिरता है उसी को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक है, कुल मिला जुला करके जब वर्षा का प्रकृति अम्लीय होता है तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, और एक्चुअल परिभाषा आपके सामने है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका हानि। तो चलिए अब हम देखते हैं अम्लीय वर्षा के हानियाँ। ठीक है, लिखा है अम्लीय वर्षा के हानियाँ निम्नलिखित है, यानी कि अम्लीय वर्षा से बहुत सारा हानि होता है। पहला क्या है, यह इमारतों का क्षरण करता है। ठीक है ना, यह करती है। देखिए अम्लीय वर्षा से इमारत यानी कि घर घर क्या होता है, उसका क्षरण होता है। क्षरण मतलब वो नष्ट होता है। ठीक है ना, घर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, घर का जो दीवार है, जो छत है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, दूसरा क्या है, यह फसलों को नुकसान पहुँचाती है। फसलों को नुकसान पहुँचाने का मतलब है कि अम्लीय वर्षा से फसल उत्पादन में कमी आता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, यह जलीय जीवों को हानि पहुँचाती है। देखिए मान के चलिए अम्लीय वर्षा जब होता है तो वर्षा का बहुत सारा मात्रा जल स्रोतों में जाके मिल जाता है, जैसे तालाब में, नदी में। तो नदी और तालाब में रहने वाले जो जीव है वे मर जाते हैं। ठीक है, उनका तबीयत बिगड़ जाता है जिसके कारण वे मर जाते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो अम्लीय वर्षा है वो जलीय जीवों को हानि पहुँचाता है। चौथा नंबर देखिए, इससे त्वचा कैंसर का खतरा होता है। देखिए अम्ल वर्षा में लगातार अगर हम लोग भीगेंगे तो हम लोग का शरीर में बहुत सारा घाव इत्यादि होने लगता है, जख्म इत्यादि होने लगता है। तो एक प्रकार का कैंसर का रूप है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा भीगेंगे तो कैंसर का वो रूप ले सकता है। इस प्रकार से हम अम्लीय वर्षा का हानि भी समझ लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, 14 नंबर में विरंजक चूर्ण के रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, निर्माण तथा इसका उपयोग लिखें। यानी कि आज हम इस वीडियो में विरंजक चूर्ण का सारा कुछ जान लेंगे। ठीक है ना, रासायनिक नाम जानेंगे, रासायनिक सूत्र जानेंगे, इसका निर्माण कैसे होता है वो जानेंगे, साथ ही साथ इसका उपयोग भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को ही हिंदी में बोला जाता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देखिए। रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। ठीक है, और इसका निर्माण कैसे होता है,
तो शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर इसका निर्माण किया जाता है। देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि ऐसा चूना जो पानी में तो घुला है लेकिन उसमें पानी का मात्रा कम है, या तो फिर पानी का मात्रा न के बराबर है, ठीक है ना, बहुत कम है। तो वैसा चूना में जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तब CaCO2 यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। साथ ही साथ कैल्शियम क्लोराइड बनता है और जल का निर्माण होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिख चुके हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन में CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 एरो देन CaClO का होल ट्वाइस, ठीक है ना, प्लस CaCl2 प्लस H2O, ठीक है। इस प्रकार से आप विरंजक चूर्ण का देखें। अब चलिए इसका उपयोग देखते हैं। तो चलिए इसका उपयोग देखते हैं। पहला में क्या है, पेयजल को जीवाणुओं से मुक्त रखने के लिए। पेयजल मतलब पीने का पानी। पीने का पानी को जीवाणुओं से मुक्त रखने के लिए बरसात के दिनों में बहुत ही सारा जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं पेयजल यानी कि पीने के पानी में। इस जल में उपस्थित जीवाणुओं को मारने के लिए विरंजक चूर्ण उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है, जिसको कि ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। दूसरा है वस्त्र उद्योगों में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए। देखिए, जो वस्त्र उद्योग होता है वहाँ पर जो सूती और लिनेन का जो वस्त्र होता है उसका जो क्या कहते हैं उसको विरंजन करने के लिए यानी कि उसको सफ़ेदी करने के लिए, ठीक है ना, साफ़ करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा में क्या है, विभिन्न रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। देखिए, जो रासायनिक उद्योग होता है वहाँ पर अभिक्रिया के समय उपचायक का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना, तो उसी उपचायक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर में क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, निर्माण तथा इसका उपयोग लिखें। देखिए, बेकिंग सोडा को ही मीठा सोडा, साथ ही साथ इसी को खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। मतलब इसका 3 नाम है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा और मीठा सोडा। बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसके नाम को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है, रासायनिक नाम इसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और रासायनिक सूत्र है NaHCO3। चलिए इसका निर्माण देखते हैं। अब कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। देखिए, बहुत सारा कच्चे पदार्थ रहता है और उसमें जब सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का उपयोग किया जाता है तब बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए निर्माण देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे सूत्र के रूप में दिया हुआ है। NaCl का उपयोग कर रहा है किसमें किसमें, तो NH3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये कच्चा पदार्थ, ठीक है ना। NH3 CO2 और H2O ये कच्चा पदार्थ है। जब इस कच्चा पदार्थ में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का उपयोग करेगा तब देखिए क्या बनता है, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NH4Cl यानी कि अमोनिया क्या बनता है यहाँ पे, अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। इस प्रकार से इसका निर्माण हो जाता है बेकिंग सोडा का। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बेकिंग सोडा का उपयोग देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्या है, भोजन को शीघ्रता से पकाने के लिए। देखिए, जैसे आप छोला खाए होंगे, साथ ही साथ अन्य भोजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन छोला को बनाने के लिए सबसे पहले मटर को फुलाने के बाद उसको उबालने के समय उसमें थोड़ा-सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि मटर जल्दी से जल्दी फूल सके, सॉरी बॉयल हो सके, ठीक है? फूल नहीं सके, बॉयल यानी कि उबल सके। तो भोजन को शीघ्रता से पकाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ दिया है एंटासिड जैसे औषधि के निर्माण में। एंटासिड किसको बोलते हैं? तो जब हमारा पेट अति अम्लता से प्रभावित होता है, ठीक है? तब हम लोग एंटासिड लेते हैं जैसे कि इनो, ठीक है? तो इनो के निर्माण में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तीसरा दिया है सोडा अम्ल अग्निशामक। इस पिक्चर को आप देख रहे होंगे, आग बुझाने वाला है, ठीक है ना? आग बुझाने वाला जो पेट्रोल टंकी इत्यादि में देखते हैं वही है। तो इसके अंदर में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है और ये बेकिंग सोडा दूसरे अन्य पदार्थों से अभिक्रिया कर CO2 गैस का निर्माण करती है जिससे आग बुझाया जाता है। तो आई होप इसका उपयोग भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है, धोने के सोडे की रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, निर्माण तथा इसका उपयोग लिखें, ठीक है। चलिए अब धोने का सोडा का देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण होता है सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा, ठीक है। धोने का सोडा का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट जो रहता है, ठीक है, उसका पुनः क्रिस्टलीकरण करता है, मतलब उसको क्रिस्टलीकरण करवाया जाता है तब जो जल रहता है वो जल का मात्रा में परिवर्तन होता है और धोने के सोडे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से तो कंप्लीट हुआ। अब इसका उपयोग देखते हैं। उससे पहले इसका सूत्र देख लीजिए निर्माण का, ठीक है। शुरू में क्या है, Na2CO3 प्लस 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट और 10 को जल का अणु,
जब ये दोनों अभिक्रिया करता है, इसका क्रिस्टलीकरण कराया जाता है, तब क्या होता है, बनता है Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको कि धोवन सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी इसका उपयोग देख लेते हैं। तो चलिए इसका उपयोग देखिए। पहला क्या है, साबुन एवं कांच उद्योग में। देखिए धोने का सोडा का उपयोग साबुन उद्योग में साबुन के निर्माण में किया जाता है, और कांच उद्योग में कांचों के साफ सफाई के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि साबुन और कांच उद्योग में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है धोने के सोडे का। ठीक है ना। चलिए सिंपल सा बात है, धोने का सोडा है तो इसका उपयोग धोने के लिए ही किया जाता होगा, साफ करने के लिए ही किया जाता होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, घरों में साफ सफाई के लिए। ठीक है, हम लोग का घर जो होता है उसमें साफ सफाई के लिए भी धोने का सोडा का यूज किया जाता है। फिर क्या है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। देखिए बहुत ऐसा जल होता है जिसमें कैल्शियम और सोडियम का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण वो पीने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें अस्थायी कठोरता पाया जाता है। उस कठोरता को हटाने के लिए ही सोडियम धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका उपयोग भी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अभी देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 17 नंबर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, निर्माण तथा इसका उपयोग लिखे। ठीक है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जानेंगे, इसका निर्माण जानेंगे, साथ ही साथ इसका उपयोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, फिर इसका निर्माण लिखे हैं कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का निर्माण होता है। देखिए इसी को कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण को भी आप समझ लीजिए कि जब जिप्सम होता है, जिप्सम को सबसे पहले 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। तो जब गर्म किया जाता है तो जो CaSO4 इंटू 2H2O, नीचे फॉर्मूला देखिए, जो जल का 2 अणु है। ठीक है ना, जब गर्म किया जाता है तो जल के 1.5 अणु का त्याग कर देता है और बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे, तो देखिए इसका फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि यहाँ पे जल का आधा अणु बचा, 1.5 अणु का त्याग हो गया। तो सिंपल सा बात है, जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो 1.5 अणु का त्याग हो जाता है जल का, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जिसे कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका उपयोग देख लेते हैं। तो चलिए अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो सबसे पहले दीवार के सतह को चिकना करने में। देखिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और आप पेरिस पुट्टी का नाम जरूर सुने होंगे, जिसका उपयोग दीवार के सतह को चिकना करने में किया जाता है। ठीक है, तो वो जो हम लोग पुट्टी लगाते हैं दीवार में सतह को चिकना करने के लिए, अच्छा साफ दिखने के लिए, वो कुछ नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है। ठीक है, यानी कि इसका उपयोग किया जाता है दीवार के सतह को चिकना करने के लिए। दूसरा क्या है, टूटे हुए हड्डी को स्थिर रखने में। आप देखे होंगे डॉक्टरों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, जब हड्डी टूटता है तो उस जगह पर हड्डी हिले डुले ना, इसलिए उस जगह पर प्लास्टर कर दिया जाता है। ठीक है ना, और प्लास्टर करने से क्या होता है, वो जो हड्डी है वो स्थिर रहता है, जिसके कारण दोनों जहाँ पर हड्डी टूटा हुआ रहता है या क्रैक रहता है वहाँ पर हड्डी धीरे धीरे जुड़ जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम हड्डी जोड़ने का नहीं है, हड्डी को स्थिर रखने का है। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, खिलौना, मूर्ति तथा सजावट के सामान बनाने में। देखिए खिलौना का बनाने में, मूर्ति तथा सजावट के सामान बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से इसका उपयोग देखिए, इस प्रकार से इस लास्ट क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर आप लोगों का खत्म होता है, और यहाँ पर हम इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था सभी को कवर किए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। उसके बाद भी इस चैप्टर में बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच गया है, जिसको कि हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि इस प्रकार का हेल्पफुल वीडियो सभी के पास पहुंच सके।